गाइस अभी मैं हूँ नेपाल में और मैंने भी बॉर्डर क्रॉस कर लिया है और अभी मैं बनवाना था भंसार और परमिट। तो 2024 में भंसार और परमिट बनवाने के जितने भी जो रूल्स है वो बदल गए हैं। काफ़ी कुछ चेंज हो गया है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमें दौड़ना पड़ रहा है परमिट को बनवाने के लिए। और अगर आप यहाँ पे जो और लोग हैं उनके माध्यम से बनवाते हैं तो आपका बहुत सारा पैसा उसमें खर्च हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा सारे प्रोसेस की, आपको परमिट कैसे बनवानी है, कहाँ पे जाना है, आप स्वयं जाकर के वहाँ पे परमिट बनवा सकते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। गाइस आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बढ़िया होंगे। तो गाइस जैसा आपको पता चल गया होगा कि मैं अभी नेपाल की राइड पे जा रहा हूं और अपनी पर्सनल कार से जा रहा हूं। इस बार मेरा नेपाल थर्ड टाइम है और मैं जिस प्लेस पहुंचा हूं यहाँ से सोनौली लगभग 9 किलोमीटर है। तो आप पहुँच सकते हैं सोनौली बॉर्डर। तो उसके लिए आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आ सकते हैं, बाई ट्रेन आ सकते हैं, बाई बस आ सकते हैं। सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आपको बस से आना है तो गोरखपुर से जो बस आती है वो आपको सोनौली बॉर्डर तक पहुँचा देगी। और अगर आप ट्रेन से आते हैं तो ट्रेन से नौतनवा तक आपको आना होगा, वहाँ से आप आ जाएंगे शेयर टैक्सी से, जो कि 10 किलोमीटर है वहाँ से। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ बॉर्डर पे। सामने आपको बॉर्डर का एरिया दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको एंट्री करने के लिए अगर अपनी गाड़ी से हैं तो आपको आधार कार्ड चाहिए, और अगर आप पैदल भी जा रहे हैं, बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, तब भी आपको आधार कार्ड की दिखाना होगा। और यहाँ पे जो जवान हैं बीएसएफ के, वो आपकी आईडी चेक करेंगे और आपको यहाँ से अंदर जाने देंगे। तो बॉर्डर क्रॉस करना बहुत सिंपल सा है, कोई आपको इशू नहीं होगा। बॉर्डर क्रॉस करते ही जैसे ही अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से हैं तो आपको परमिट बनवानी होगी, जिसके लिए आपको 2 व्हीलर 4 व्हीलर या फिर आपकी और बड़ी गाड़ी हैं तो सारी के गाड़ियों के लिए परमिट ही बनती है यहाँ पे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये है हमारा परमिट। यहाँ पे पेड है जो हमने फ़ीस जमा की हुई है और इस तरीके से आपको भंसार मिलता है। भंसार या परमिट सिर्फ एक ही चीज़ है। एक नया चीज़ है यहाँ पे, वो मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि है आरटीओ परमिट। तो आपको आरटीओ परमिट अब बनवाना पड़ता है, पहले भी बनता था, फिलहाल अब इसके चार्जेस बढ़ गए हैं। ये आपको 500 प्रतिदिन के हिसाब से बनवाना पड़ता है। तो एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेक चल रहा है। आपकी इस तरह किसी ओरिजिनल आरसी को भी वहाँ के लोग बताएंगे कि फेक है या ओरिजिनल नहीं है। इसके लिए आपको 800 रुपये देने होंगे, तब जा कर के आपका परमिट बनेगा। ऐसा कुछ ना चलता। और गाइस अब बात करते हैं कि बाइक या फिर 4 व्हीलर की जो परमिट बनानी है वो हमको कैसे बनवानी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ओरिजिनल लगते हैं, फ़ोटोकॉपी लगती है, क्या लगती है, वो सारी चीज़ मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। क्योंकि मैंने खुद जा करके परमिट बनवाई थी, मैंने किसी दलाल से नहीं बनवाई थी। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो आपसे 200 रुपये चार्ज लेंगे, कहेंगे कि मैं आपकी परमिट बनवा दूँगा। तो ऐसा कुछ भी यहाँ चलता है। तो अगर आप सक्षम हैं, आप बनवा सकते हैं, उसमें कोई भी इशू नहीं है। फ़िलहाल इतनी सारी भीड़ लगी हुई है, वीकेंड का टाइम है। तो जो इमिग्रेशन ऑफिस है, परमिट बनवाने का जो ऑफिस है, वो आपको जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो लेफ़्ट साइड, उधर से लेफ़्ट साइड में ही आपको मिल जाएगा ऑफिस। यहाँ पे बहुत सारी भीड़ लग चुकी है क्योंकि वीकेंड का टाइम है। तो सैटरडे संडे यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, क्योंकि बुटवल के पास एक एक्वा पार्क खुला हुआ है, उसी को देखने यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। अब बात करते हैं कि परमिट कैसे बनती है। सबसे पहले आपको ये रेड वाली पर्ची लेना होता है, जो कि सामने टीन शेड वाले काउंटर के पास मिलती है। वहाँ पे आपको बताना होता है कि आप कितने दिन के लिए घूमने जा रहे हैं, कितने दिन का आपका परमिट बनेगा। वहाँ से आप ये पर्ची ले लीजिए। उसके बाद सामने यहाँ पे एक काउंटर है, वहाँ पे आप लाइन में लग जाइए और वहाँ पे रेड वाली पर्ची होनी चाहिए आपके साथ। उसके बाद ओरिजिनल आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस, साथ में फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। फ़ोटोकॉपी आप कहीं से भी करवा सकते हैं, 10 रुपये में हो जाएगी। उसके बाद लाइन में लगने के बाद वहाँ पे आप पेपर सबमिट करेंगे तो आपको वहाँ से एक कागज़ मिल जाएगा। कागज़ आपको जैसे ही मिलता है आप दूसरी लाइन में लग जाइए, वहाँ पे आपकी फ़ीस जमा होगी। जितने दिन आपकी परमिट बनवानी है, 600 अगर कार की बननी है तो 600 नेपाली करेंसी में, आपको नेपाली करेंसी ही देना होगा। यहाँ पे लिखा है ओनली नेपाली करेंसी एक्सेप्टेड, तो आपको यहाँ पे नेपाली करेंसी ही देनी होगी, तभी आपको वहाँ से डॉक्यूमेंट मिलेगा। जैसे ही आपको फ़ीस जमा करने के बाद पेड वाली रसीद, वो पूरा कागज़ मिल जाता है, फिर आप बगल में उसको जमा करके वहाँ पे मुहर साइन करवा लीजिए, फिर आपकी परमिट बनकर तैयार हो जाती है। अब बात होती है आरटीओ परमिट की, क्योंकि अगर आरटीओ परमिट बनवाने के लिए आपको एक कागज़ इशू होगा। उसके लिए आपको जहाँ पे पार्किंग एरिया है वहाँ जाना होगा। वहाँ पे आपको मिलता है एक आरटीओ का फॉर्म। आरटीओ फॉर्म के साथ आपको 100 रुपये देने होंगे। 100 रुपये देने के बाद वहाँ से एक उसकी फ़ोटोकॉपी, जो आपको भंसार बना है, भंसार की फ़ोटोकॉपी करानी होगी। फिर वापस इसी जहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिस है यहाँ आना है। लेफ़्ट साइड में ही लास्ट में एक केबिन है, वहाँ पे आपको जाना है। वहाँ से आपकी
RTO परमिट बनेगी वो 500 रुपये नेपाली के हिसाब से है। तो अगर आपको 4 दिन रुकने हैं तो 2000 नेपाली करेंसी में आपको वहाँ देने होंगे। उसके बाद RTO परमिट आपको मिल जाएगी। तो अब नेपाल में अगर आप आगे जाते हैं तो आपके पास जो मुख्य कागज़ हैं वो आपके भंसार प्लस RTO परमिट, ये 2 चीज़ होना आवश्यक है, अन्यथा आपको कहीं भी रोका जाएगा तो 5000 से कम का चालान आपका नहीं किया जाएगा। अगली चीज़, जब आप नेपाल जा रहे हैं तो नेपाल में आपको फ्यूल भी भरवाना पड़ेगा। तो अगर आपको पेट्रोल भरवाना है तो नेपाली करेंसी में जो पेट्रोल की प्राइस है नेपाल में वो है 167 रुपीज़ पर लीटर, मतलब 167-68 रुपये पर लीटर है, जो कि नेपाली करेंसी में है। इंडियन करेंसी में ये प्राइस हमारी हो जाती है 105 रुपये लीटर। तो आप बॉर्डर से पहले ही अपनी टैंक फुल करवा करके ही नेपाल में एंट्री करें, बाकी आपको यही रेट मिलेंगे। बता दूं जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नेपाल में जैसे आप एंटर करते हैं तो सारी की सारी जो करेंसी है आपको नेपाली में ही देनी है। आपको किसी से ये नहीं पूछना है कि मैं नेपाली दूं या इंडियन दूं। आपको केवल जो भी वहाँ बंदा बात करेगा वो नेपाली करेंसी में बात करेगा। अगर आप थोड़ा सा भी हिचक गए तो फिर वो आपसे इंडियन करेंसी में चार्ज ले लेगा और आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि 500 रुपये का 800 रुपये नेपाली में बनता है। तो उस हिसाब से आपको कितना लॉस होगा ये आप समझ सकते हैं। तो गाइस ये तो बात थी आपकी परमिट और भंसार बनवाने की, RTO परमिट प्लस भंसार। अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं तीसरी बार नेपाल आ रहा हूँ। 2 बार मैं दोस्तों के साथ आया था, इस बार मैं फैमिली के साथ आ रहा हूँ। तो इस बार मैंने सोचा कि चलो मैं जो यहाँ पे लोग हैं दलाल टाइप के उनसे बनवा लेता हूँ, क्योंकि 200 रुपये मांग रहे थे। तो मेरा एक दिन का जो परमिट का चार्ज हो रहा था वो 600 नेपाली भंसार का प्लस 500 RTO का, मतलब 1100 रुपये बन रहे थे। 1100 के हिसाब से मेरे 4 दिन के 4400 रुपये बन रहे थे। और जिस बंदे से मैंने बात की कि मेरी परमिट बनवा दो, उसने कहा कि कितने दिन, मैंने कहा 4 दिन, तो उसने कहा कि 3500 रुपये इंडियन आपको देने होंगे। अब भाई अगर हम 3500 इंडियन को कन्वर्ट करते हैं NPR में, नेपाली करेंसी में, तो 5600 रुपये होते हैं। तो सीधा सीधा जो है 1200 रुपये का लॉस मेरा हो रहा था। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं खुद ही बनवा लेता हूँ। लगभग आधे 1 घंटे लगे थे तो मेरा काम हो गया था। फ़िलहाल इतनी भीड़ होती नहीं है जितनी आज थी, वीकेंड का टाइम था और छुट्टियां भी चल रही थी। तो ये जून का महीना है अभी, और अब हम परमिट बनवा करके निकल चुके हैं बुटवल के रास्ते पोखरा के लिए। तो पोखरा की राइड अब शुरू होती है और बहुत ही खूबसूरत आपको व्यू देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में गाइस आपको जानकारी ये मिल गई होगी कि अगर अपनी गाड़ी से आते हैं तो आपको परमिट, भंसार, ये सारी चीज़ें कैसे बनवानी है। अपनी गाड़ी से नहीं आते हैं, अगर बाय द वे आप यहाँ के ट्रांसपोर्ट से जाना चाहते हैं तो उसकी जानकारी मैं दे दूँ। बाई बस और जो टेम्पो ट्रैवलर चलते हैं वो भी आपको बुटवल से मिलते हैं, भैरावा से भी मिल जाते हैं। और लास्ट टाइमिंग जो है बस की वो 2 बजे है। 2 बजे के बाद कोई भी बस आपको पोखरा लेकर के नहीं जाएगी। रास्ते बहुत ही खूबसूरत हैं। और गाइस बॉर्डर से बुटवल की दूरी की मैं बात करूं तो लगभग 28 किलोमीटर पड़ता है। 28 किलोमीटर ये आपको एकदम फ्लैट रोड मिलेगा, 4 लेन 6 लेन टाइप का रोड है, बहुत अच्छा रोड है। और जैसे ही आप बुटवल पहुंचते हैं वहां से हिल एरिया स्टार्ट होता है। अभी मैं जिस जगह पहुंचा हूं यहाँ से दाहिनी तरफ जो रास्ता जाता है वो जाता है काठमांडू के लिए। तो अगर आप काठमांडू जाना है तो आपको यहीं से कट लेना होगा राइट साइड, जो कि 255 किलोमीटर की दूरी पर काठमांडू यहाँ से पड़ेगा। तो यहाँ से आपको राइट मुड़ जाना है काठमांडू के लिए, और ये जो सीधा रोड है ये आपको ले जाएगा पोखरा के लिए। तो आपको सामने से देखिए पीक दिखना स्टार्ट हो गई हैं, मतलब हम बुटवल पहुँचने वाले हैं। तो लगभग 25-26 किलोमीटर की जो दूरी थी हमने लगभग तय कर ली है और बुटवल आने वाला है। बुटवल वो जगह है जो नेपाल घूमने फर्स्ट टाइम आते हैं तो बुटवल के आसपास हिली एरिया मिल जाता है। काफ़ी खूबसूरत वहाँ पे मंदिर है, सिद्ध बाबा मंदिर है, माँ कामाख्या देवी मंदिर है, केबल कार की व्यवस्था है, वाटर पार्क है, मतलब बहुत कुछ घूमने के लिए आपको बुटवल में मिल जाता है। तो आप बुटवल जाइए, घूम के आइए। ज़्यादा अगर आपको अंदर नहीं जाना है तो 1-2 दिन का स्टे कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत यहाँ के आपको व्यू मिलेंगे। और अभी जिस हाईवे पे मैं चल रहा हूँ इस हाईवे का नाम है सिद्धार्थ हाईवे, और ये रास्ता सीधा बुटवल की ओर जाता है। वहाँ से 2 रास्ते डाइवर्ट होते हैं, एक जाता है नेपालगंज के लिए। अभी मैं पहुँचूँगा उस मोड़ पे, आपको दिखाऊँगा कि कहाँ से आपको नेपालगंज के लिए मुड़ना होता है। और गाइस मैं अभी जिस प्लेस पे पहुँचा हूँ इस प्लेस को बुटवल कहते हैं, और बहुत सारी यहाँ पे टैक्सियाँ साइड में लगी हुई हैं। तो ये पार्किंग एरिया है टैक्सियों का। तो यहाँ पे बुटवल को जितनी गाड़ियाँ आती हैं यहीं पे स्टे करती हैं। और ये वो प्लेस है जहाँ से आपको तानसेन, नेपालगंज और पोखरा जाने के लिए मुड़ना होता है। तो ये जो रास्ता लेफ़्ट साइड हमारे गया है वो जाएगा नेपालगंज के लिए, और नेपालगंज की जो दूरी मैं आपको बता दूँ 251 किलोमीटर है। सीधे जो रास्ता है वो जाएगा पोखरा के लिए। तो हमें सीधे पोखरा जाना है। पोखरा की दूरी यहाँ से लगभग 157 किलोमीटर है और सोनौली बॉर्डर से लगभग 180-85 किलोमीटर पड़ती है।
तो अब सीधे यहाँ पे पीक्स दिखना स्टार्ट हो गई हैं, जो कि पहाड़ों की पीक्स हैं। तो बहुत ज़्यादा अब इंजॉयमेंट, अब जैसे ही हम बुटवल क्रॉस करेंगे फिर सही सही एडवेंचर स्टार्ट होगा, हिली एरिया स्टार्ट होगा और कम से कम 6 से 7 घंटे हमें उन पहाड़ों पर घूमना होगा। अब ये जो जगह है यहीं पे आपको बहुत शेयर टैक्सी मिल जाएगी जो कि पोखरा जाती है, और लास्ट जो है जैसे आप शेयर टैक्सी जाते हैं तो 4 बजे तक 5 बजे तक भी आपको मिल सकती है। और पर बंदे का जो प्राइस है, किराया है, वो है 850 रुपये NPR। तो 850 रुपये NPR दे करके आप बुटवल से शेयर टैक्सी कैब ले करके आराम से पोखरा जा सकते हैं। और जो बस है वो भी यहाँ पे आपको 2 बजे तक ही मिलती है, उसके बाद आपको कोई बस नहीं मिलेगी। लेकिन जो छोटी गाड़ियाँ हैं टेम्पो ट्रेवलर जैसी, वो गाड़ियाँ आपको आसानी से 4-5 बजे तक मिल जाएंगी। साइड में बहुत सारी ट्रैवल कंपनियाँ, आप किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो जगह है ये है बहुत ही खूबसूरत जगह, लुम्बिनी केबल कार। यहाँ से आपको बहुत ही खूबसूरत व्यू मिलेंगे। यहाँ पे एक्वा पार्क भी है और लुम्बिनी केबल कार से आप माता कामाख्या देवी मंदिर भी जा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत वहाँ की व्यूज़ हैं गाइस, बहुत ही अल्टीमेट नज़ारे हैं। तो यहाँ अगर आप स्टे करते हैं तो एक दिन वहाँ ज़रूर जाइएगा। अब यहाँ से सीधी जो रोड है वो अब उतनी चौड़ी नहीं रहेगी, रोड काफ़ी पतली हो जाएगी। अब यहाँ से गाड़ियाँ आपकी फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड गियर, नहीं तो गाइस आपको मोस्टली सेकंड गियर में ही गाड़ी ड्राइव करना पड़ेगा। अब यहाँ से एडवेंचरस जो है, एडवेंचर रास्ता जो है, जो एडवेंचर के शौकीन हैं उनके लिए ये राइड अब इम्पॉर्टेंट होगी। अब यहाँ से गाइस वीडियो को मिस मत करिएगा, मैं पूरी आपको रोड दिखाऊंगा कि जो बुटवल से पोखरा को रोड जाती है उसकी कंडीशन कैसी है, आपको ड्राइव करना है कि नहीं करना है, कि आपको यहाँ के लोकल्स की हेल्प लेनी है। तो आप देखिए ये लैंडस्लाइड जोन है पूरा का पूरा एरिया, आपको हर जगह यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क, रोड गिरी हुई, पहाड़ गिरा हुआ, ऐसा ही कुछ देखने को पूरा का पूरा दिखेगा। और जो नीचे खाई है वहाँ नीचे नदी बह रही है, बहुत ही सुंदर व्यूज़ हैं। फिलहाल अभी जून का महीना है तो बहुत ज़्यादा रस्ट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई है तो उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही अभी थोड़ा बारिश होगी तो यहाँ पे ग्रीनरी और फिर ये रोड और भी ज़्यादा डेंजर हो जाएगी। चारों तरफ इस तरीके से पहाड़ गिरे हुए, रोड चौड़ीकरण का काम चल रहा है, लेकिन पहाड़ों पे कितना भी रोड चौड़ीकरण कैसे भी हो पाएगा। तो बहुत ही अल्टीमेट व्यू है, आप ऐसे देखते रहिए। अभी और भी ख़तरनाक जो नज़ारे हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे पार्किंग एरिया है बुटवल का, तो यहाँ पे अपनी गाड़ी आप पार्क में लगा सकते हैं, पार्किंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा भी है, तो यहाँ भी कुछ प्लेस है घूमने की, तो आप वहाँ जा कर के घूम सकते हैं। गाइस जिस रास्ते पे मैं अभी चल रहा हूँ, जितना खूबसूरत अभी दिख रहा है, बारिश के मौसम में उतना ही ज़्यादा डेंजर हो जाता है ये रास्ता, क्योंकि पहाड़ ऊपर है मेरी राइट साइड और वहाँ से डायरेक्ट पानी इसी रोड पे गिरने लगता है और कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो बारिश में सबसे मोस्ट डेंजर रोड है ये, और सामने से जब गाड़ियाँ आती हैं तो आपको एकदम से लटक करके ही गाड़ी चलाना होता है। बहुत ही अजीब आपको एक्सपीरियंस होंगे इस रोड पे। अगर आप फर्स्ट टाइम चलाने वाले होंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। नीचे खाई है, नीचे नदी है, व्यू बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे आपको झूला पुल भी मिलेगा, तो जहाँ पीछे पार्किंग था वहाँ पे गाड़ी खड़ी करके आप नीचे, अगर आपके पास टाइम है तो जा सकते हैं झूला पुल के पास। बहुत ही अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा अगर आप फर्स्ट टाइम झूला पुल पे जाते हैं। बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ठंडी ठंडी हवा लगती है क्योंकि नीचे नदी बहती रहती है, ऊपर से ये वादियाँ, बहुत ही अल्टीमेट व्यूज़ हैं। जो एक नज़ारा आपको मिलना चाहिए वो, अगर आप सोनौली से पूरा पोखरा तक का सफ़र करते हैं तो आपको बहुत अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे। ये पूरा एरिया जो है लैंडस्लाइड जोन है। यहाँ पे देखिए किस तरीके से कवरिंग की जा रही है, क्योंकि ऊपर से डायरेक्ट जब पानी आता है तो ये पूरी की पूरी जो रोड है पहाड़ सहित नीचे चली जाती है नदी में। तो इसको कवर करने के लिए कुछ इस तरीके से यहाँ डेवलपमेंट किया जा रहा है। यहाँ पे टनलिंग की जा रही है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत सारी टनल हैं जो यहाँ पे बनाई जा रही हैं। तो कुछ ऐसा है यहाँ पे देखिए जो कंस्ट्रक्शन वर्क किया जा रहा है अभी कवर करके। और गाइस अभी मैं जिस प्लेस पहुँचा हूँ, इस प्लेस को बुटवल आने वाले हर एक बंदे आते हैं और इस जगह का नाम है सिद्ध बाबा मंदिर। और ये भर्तृहरि जो थे ऋषि, उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी। तो ये सिद्ध बाबा मंदिर है। अगर आपके पास टाइम है गाइस, बुटवल घूम रहे हैं, पोखरा जा रहे हैं,
एक बार यहाँ पे जा कर के दर्शन ज़रूर करिएगा। यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू है। बारिश के सीज़न में एक वाटरफॉल ऊपर से सीधा आता है नीचे की ओर और नीचे जाता है नदी में। और यहाँ पे देखिए टनल बनाई जा रही है, बहुत ही बड़ी टनल है जो कि अंदर से ये पार की जा रही है। किस साइड जा रही है इसका मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। और आगे चल के हो सकता है कि इस रोड को इस टनल से क्रॉस करके आगे इस जो घुमावदार रोड है इसे कम किया जाए। बुटवल से लेकर के लगभग 10 किलोमीटर तक को आपको बहुत ज़्यादा यहाँ हैवी ट्रैफिक मिलता है। सामने से बहुत सारी ट्रकें आती हैं और आपको इस साइड से जाना होता है, तो यहाँ पे काफ़ी आपका टाइम लगता है इस 10 किलोमीटर की दूरी को क्रॉस करने में। लेकिन जैसे ही आप ये थोड़ा क्रॉस कर लेंगे तो उसके बाद रोड पूरा खाली हो जाता है, तो इतनी ज़्यादा भीड़ आपको रोड पे नहीं मिलेगी। और व्यू और पहाड़ ऐसे आपको चलते जाएंगे। 6-7 घंटे आपका इसी पहाड़ों में बीतने वाला है। उसके बाद कहीं जा कर के आप पोखरा पहुँचेंगे। तो गाइज़ एक मैं एडवाइस दूँ कि अगर आपको पोखरा पहुँचना है दिन में तो उसके लिए आप बॉर्डर पे 9 बजे के आसपास आ जाइए। लगभग 10-11 बजे तक आपकी परमिट कंप्लीट हो जाएगी और 11 बजे आप मैक्सिमम यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि पहाड़ों पे कभी भी बारिश होती है, कभी लैंडस्लाइड होता है, तो रोड ब्लॉक होती है, तो उसमें बहुत सारा टाइम खर्चा हो जाता है। या फिर कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया। फिलहाल ऐसे पहाड़ों पे जल्दी एक्सीडेंट होता नहीं, लेकिन जब होता है तो बहुत ख़तरनाक वाला होता है। तो उसके बाद फिर आप दिन का जब समय रहेगा तो आप इन व्यू को एंजॉय कर पाएंगे। स्पेशली आप जिस चीज़ को घूमने के लिए आए हैं ना उसको एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि अगर नाइट का टाइम हो गया, नाइट में कुछ दिखता है नहीं पहाड़ों पे, केवल रोड ही रोड रहेगी और बस आप ड्राइव करोगे। लेकिन अगर आप दिन के टाइम में घूमेंगे तो ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे नज़ारे हैं, व्यूज़ हैं जिनको आप कैप्चर कर पाएंगे, क्योंकि इसी मेमोरी के लिए हम मैदानी इलाकों से इन पहाड़ों पे आते हैं एंजॉय करने के लिए। और गाइज़ अभी हम जिस स्थान पे रुके हैं ये स्थान है तानसेन, और तानसेन की दूरी बुटवल से लगभग 41 किलोमीटर पड़ती है। मैं एक बार आपको टाइम का रिव्यू दे दूं तो हम पहुंचे थे लगभग 12 बजे सोनौली बॉर्डर, और बॉर्डर पे पहुंचने के बाद हमने परमिट बनवाई थी। लगभग उसमें 2 घंटे लग गए थे, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो इस वजह से टाइम लग गया, नहीं तो 15-20 मिनट अमूमन टाइम लगता है। इसके बाद हम वहाँ से जो भैरावा है जहाँ पे परमिट बनती है वहाँ से चले थे लगभग 1:50 पे, और बुटवल पहुँच गए थे लगभग 2:30 पर, जो कि 28 किलोमीटर की दूरी है। और वहाँ से अभी हम जहाँ स्टे किए थे ये जगह है तानसेन, और तानसेन हम पहुँचे हैं 3:40 पर, और यहाँ की दूरी बुटवल से लगभग 41 किलोमीटर है। तो अब यहाँ पे हम रुकने के बाद यहाँ से थोड़ा सा हमने फूड लिया, खाना पीना खा करके अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं सीधा पोखरा के लिए। तो आगे आपको अपडेट करवाते रहेंगे कि कहाँ पर पहुँचने पर कितना टाइम आपको लग सकता है इस जर्नी में। इस बार का जो टूर है वो हमारा फैमिली टूर है। बहुत सारा हम लोग एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले हम दोस्तों के साथ आए थे, इस बार फैमिली के साथ आ रहे हैं, तो बहुत सारा एंजॉय करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आपको पूरा सोनौली से पोखरा तक जितना रोड कंडीशन है, कैसी रोड है, कहाँ पे ख़राब है, कहाँ पे अच्छी रोड है, वो सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, अपनी गाड़ी से खुद ड्राइव करके आ रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। बहुत मज़ा आएगा आपको ड्राइव करने में। अगर आप ड्राइविंग के लवर हैं तो इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा एंजॉय होने वाला है। इस तरीके से बहुत सारे आपको पैच मिलेंगे जहाँ पे ऐसा कुछ पहाड़ होगा, काट करके रास्ता बनाया गया है, बहुत चौड़ा भी है यहाँ पे, तो बहुत खूबसूरत व्यू आपको ऐसे देखने के मिलेंगे। गाइज़ पहले मैं जिस जगह रुका था वो जगह भी तानसेन में आती है, लेकिन जो मेन तानसेन है वो यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर लेफ़्ट साइड पड़ता है, और ये जो सीधा रोड जाती है ये जाती है पोखरा को। यहाँ से अभी पोखरा 119 किलोमीटर है, और पहाड़ी जो रास्ता है आपको पता ही है कि 119 किलोमीटर कितना बड़ा नंबर होता है। यहाँ पे 1 घंटे में हम कैसे भी ड्राइव करेंगे तो लगभग 30 किलोमीटर ही कर पाएंगे, तो ये बहुत सारा टाइम लगने वाला है। हो सकता है कि रात हो जाए हमें पोखरा पहुँचते पहुँचते, लेकिन जो दिन की व्यूज़ हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। रात होगी तो देखा जाएगा। फिलहाल गूगल मैप पे भी बहुत सारा टाइम दिखा रहा है कि लगभग हम 10 बजे तक पहुँचेंगे पोखरा। तो 10 बजे अगर हम पोखरा पहुंचते हैं तो पोखरा में क्या सिचुएशन होती है उस समय, हमें होटल कहाँ पे मिलता है, ये सारा चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो जाता है। तो आगे देखते रहिए, नज़ारों को एंजॉय करते रहिए। धीरे धीरे हम ऊंचाई की ओर चढ़ते जा रहे हैं, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, दूसरे से तीसरे पहाड़। अभी पता नहीं कितने सारे पहाड़ हम चढ़ चुके हैं, अभी कितने सारे पहाड़ हमें चढ़ने बाकी हैं।
तो गाइज़ हम तानसेन से लगभग 4:30 बजे निकले थे और 4:30 बजे निकलने के बाद अभी मैं एक प्लेस पे पहुंचने वाला हूं और वहां पहुंचते पहुंचते हमें लगभग 7 बज जाएंगे। और काफ़ी खूबसूरत प्लेस है, वहां पे झूला पुल है तो मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो अगर आप थोड़ा और पहले निकलते हैं सोनौली बॉर्डर से, लगभग 10-11 बजे निकल लेते हैं वहाँ से, तो आपके लिए बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारे होंगे। रोड साइड बहुत सारे ऐसे व्यू हैं जो आप इंजॉय कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा लेट हो जाएगा, अगर 2-3 बजे के बाद अगर बॉर्डर से निकलते हैं परमिट बनवा करके, तो फिर बहुत सारा आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा, क्योंकि पहाड़ी रास्ता है तो ज़्यादा आप गाड़ी खींच के चला भी नहीं पाएंगे। और उसके बाद जैसे फैमिली है तो उनके साथ कई ऐसी समस्याएं भी आ सकती हैं, क्योंकि पहाड़ों पे घूमते घूमते हिल सिकनेस जैसी दिक्कतें आती हैं, वॉमिटिंग जैसी दिक्कतें आती हैं, सिर दर्द, ये सारी समस्याएं धीरे धीरे आने लगती हैं। क्योंकि पहाड़ी के किनारे किनारे हमें बार बार घुमा करके ही गाड़ी ड्राइव करना होता है। जो ड्राइव करते हैं उनको उतनी समस्या नहीं होती है, लेकिन जो बैठते हैं उनके लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। तो इसके उपाय ये है कि आप अपने साथ में थोड़ी मेडिसिन रखिए और थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए लिक्विड फॉर्म में। बहुत हैवी खाना भोजन मत करिए, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। और अभी धीरे धीरे शाम हो चुकी है, लगभग 6:30 बज चुके हैं और कुछ इस तरीके से मैं अभी पहुंचने वाला हूं उस प्लेस पे। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत मज़ा आता है पहाड़ों पे। तो अभी मैं पहुंचता हूं वहां पे, तो वहां के व्यू दिखाता हूं। और गाइस, शुरू में मैं आपको एक बात बताना भूल गया था, कनेक्टिविटी के लिए आप अपने साथ सिम कार्ड नेपाल का ज़रूर ले लें। बॉर्डर पे आप ले सकते हैं, बट थोड़ा वहाँ एक्सपेंसिव पड़ेगा आपको, लगभग 500 रुपये की आपको सिम देंगे, वो भी आपसे इंडियन करेंसी में चार्ज कर लेंगे। अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है तो आप बॉर्डर से लगभग 1-2 किलोमीटर और आगे आने के बाद कहीं भी सिम कार्ड ले लीजिए। उससे ये रहेगा कि पहाड़ों पे आपको नेविगेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर मान लो आपने कहीं से एक बार नेविगेशन कर लिया, उसके बाद अगर जैसे ही फ़ोन डिस्कनेक्ट होगा तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और पहाड़ों पे यहाँ पे स्पेशली कहीं भी कोई भी हेल्प आपको मिलने वाली नहीं है। जब भी आप पहाड़ों पे आएँ तो गाड़ी का मेंटेनेंस रख के आएँ, सर्विस करवा के आएँ, प्रॉपर चारों पहियों में हवा अच्छे से हो, स्टेपनी आपके पास अच्छे से हो, तो ये सारी चीज़ें देखने लायक है। तो मैं अभी पहुंच चुका हूं झूला पुल, जो मैं आपको अभी बता रहा था पहले। तो ये वो प्लेस है जो कि एकदम रोड साइड में ही पड़ती है। इस तरीके के बहुत सारे ऐसे पुल हैं जो आपको, जैसे आप बुटवल क्रॉस करेंगे तो पोखरा तक पहुंचते पहुंचते आपको अनगिनत ऐसे पुल देखने को मिलेंगे। लेकिन ये पुल थोड़ा सा यूनिक था, यहाँ से वहाँ तक बहुत लंबा था और यहाँ पे नज़ारे बहुत खूब अच्छे थे। दूसरी चीज़, वहाँ जहाँ पे एंडिंग पॉइंट है वहाँ पे एक महादेव जी का मंदिर है। तो आपके पास टाइम है तो इस पूरे पुल को आप पैदल क्रॉस करके वहाँ तक जा सकते हैं। एकदम देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे रुकी हुई हैं, मैंने अपनी गाड़ी यहाँ स्टिक करा हुआ है। और यहाँ से बगल से रास्ता दिया गया है जहाँ से आपको नीचे जाना होगा। यहाँ से आप नीचे जाएंगे और नीचे जा कर के आपको लेफ़्ट साइड घूमना है, तो ये पूरा आपको झूला पुल आ जाएगा। तो यहाँ पे आप फ़ोटो, वीडियो, रील सब बना सकते हैं। अच्छा व्यू है यहाँ पे। फर्स्ट टाइम अगर आप इस पे जाएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। और पुल पूरा ऐसे हिलता डुलता रहता है तो मज़ा बहुत आता है। मेरे पीछे है जो झूला पुल, वो काफ़ी लंबा है और ये जो पड़ता है वो पड़ता है, अगर आप पोखरा जा रहे हैं तो उससे लगभग 60 से 70 किलोमीटर पहले पड़ जाता है। तो अगर आप जा रहे हैं घूमने तो यहाँ पे रुक करके फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी ज़रूर करना। बहुत ही खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है। तो गाइस, इस झूला पुल, सस्पेंशन ब्रिज जो भी आप कह लें, इसका व्यू कैसा आपको लगा? अगर आप पहले भी कभी इस तरीके से किसी ब्रिज पर गए हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ से घूमने के बाद हम निकलेंगे सीधा पोखरा के लिए, क्योंकि अभी यहाँ पे लगभग 7 बज चुका है और यहाँ से और पोखरा की दूरी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो लगभग हमको जो गूगल मैप दिखा रहा है कि लगभग 10 बज जाएंगे वहाँ पहुँचते। तो देरी न करते हुए हम यहाँ से निकल चुके हैं और आगे मैं आपको अपडेट देता रहूँगा कि क्या चीज़ें हैं। तो धीरे धीरे शाम जा रही है और पहाड़ों पे थोड़ी देर में रात होती है, तो जैसे शाम होगी और यहाँ के नज़ारे बदल जाएंगे, क्योंकि कुछ इसमें दिखेगा नहीं, ब्लैकआउट। तो अभी देखिए शाम हो चुकी है और धीरे धीरे पहाड़ों पे जाम भी लगने लगते हैं, क्योंकि नीचे से गाड़ियाँ आती रहती हैं, इधर से भी जाती रहती हैं। रोड उतना ज़्यादा चौड़ा नहीं है, तो लैंडस्लाइड भी कभी कभी हो जाता है, तो फिर ऐसे कभी कभी जाम लग जाता है। फिलहाल ये तो आम बात है पहाड़ों के लिए।
तो अभी जैसे आप देख पा रहे हैं गूगल पे हमें दिखा रहा है कि 26 मिनट अभी हमें और लगेंगे पहुंचने के लिए, और यहाँ से लगभग 13 किलोमीटर पोखरा सिटी बचा हुआ है। तो अभी देखिए पहाड़ों पे अगर आपको नाइट में ड्राइव करना है तो किस हिसाब से यहाँ के व्यूज़ रहते हैं, तो इस वीडियो से आपको आइडिया हो जाएगा। तो पहाड़ों पे अगर आपको ड्राइव नाइट में कभी करना पड़ जाए तो कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा। और अभी 14 मिनट यहाँ से बचे हैं हमें पहुँचने के लिए, लगभग 6-6.5 किलोमीटर रह गया है पोखरा सिटी। तो हम लगभग 2-3 बजे वहाँ से 2 बजे लगभग निकले थे और अभी लगभग 9-10 बजे तक हम पहुँच जा रहे हैं। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना टाइम लगेगा पहुंचने में, क्योंकि हमने 1-2 घंटे लगभग स्पेंड किए हैं बीच में रुक करके, तो आप उसे माइनस कर सकते हैं। फ़िलहाल इतना लंबा जर्नी है तो आपको कहीं ना कहीं बीच में स्टे करना ही पड़ेगा खाना पीना नाश्ता के लिए। तो कुछ ऐसा था व्यू। फ़िलहाल नाइट हो चुकी है तो दिखाने के लिए कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, और अभी हम धीरे धीरे पहुँच चुके हैं पोखरा सिटी। ये है पूरा, यहाँ पे 6 लेन पूरा हाईवे बना हुआ है, और जैसे ही आप उतरते हैं रोड से नीचे की ओर तो आपको राइट साइड मिल जाएगा गुप्तेश्वर महादेव, आपको लेफ़्ट साइड मिल जाएगा जो यहाँ की सबसे फेमस झरना है डेविस फॉल। तो ये सारे नज़ारे आपको रोड साइड ही मिलते हैं। सुबह मैं आपको यहाँ पे अवगत कराऊँगा कि क्या क्या चीज़ें घूमने लायक हैं। सारी जानकारी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगी, और ये भी मैं बताऊँगा कि आपको कहाँ पे होटल मिल जाएंगे, क्योंकि अभी नाइट का टाइम है। आप देखिए एक भी गाड़ी रोड पे नहीं दिखाई दे रही है, तो कुछ ऐसा यहाँ पे है। और हम पहुँच चुके हैं एकदम सिटी में, और आपको दिखाते हैं सुबह क्या होता है। गुड मॉर्निंग, हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पोखरा। और हम कल रात को पहुंचे थे पोखरा, लगभग 11 बज गए थे और पूरा नाइट था। तो यहाँ पे हमने रूम लिया हुआ था। तो ये थोड़ा लेक से हट के है, बट अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको जितने भी रूम हैं वो आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। आप किसी भी टाइम आए, रात में आए, दिन में आए। तो जो यहाँ की प्राइस है वो आपको 500, 800, 1300, 1200, 1500 ऐसे करके रूम अवेलेबल हो जाएंगे। तो इस तरीके से है। अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये है पोखरा सिटी, और आप देख पा रहे होंगे कि कुछ इस तरीके से ये सिटी दिखती है यहाँ से, और उधर माउंटेन रेंज है पूरा दोनों साइड। तो अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं, और तैयार होने के बाद अब हम यहाँ से जाने वाले हैं पमडी कोट, जो कि शिव जी का एक स्टैचू है, मूर्ति है, बहुत ही बड़ी मूर्ति है, और उधर से धौलागिरी पर्वत का एक खूबसूरत नज़ारा आता है। तो अभी वहाँ पे चलूँगा और विज़िट करवाऊँगा वो टेम्पल।